नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। शीतकालीन सत्र आज से जीएसटी समेत 9 नए विधेयक होंगे पेश। प्रधानमंत्री की सभी दलों से सहयोग की अपील। नोटबंदी पर विपक्ष एकजुट। राहुल गांधी का केंद्र पर बिना सोचे समझे फैसला लेने का आरोप। राष्ट्रपति से आज मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी। आठवें दिन भी बैंक और एटीएम के बाहर लगी लंबी कतारें। नोटबंदी से सामानों की आवाजाही पर भी असर। ग्रामीण इलाकों में अब भी कैश की कमी। जाकिर नाइक की संस्था पर 5 साल की पाबंदी। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। आतंकवाद विरोध कानून के तहत कार्रवाई। पंजाब सरकार ने रद्द की सतलज यमुना लिंक नहर के लिए जमीनों के अधिग्रहण की अधिसूचना। राज्य विधानसभा का विशेष सत्र आज। कांग्रेस का सत्र में शामिल नहीं होने का फैसला। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 16 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में 22 बैठकें होंगी। सत्र में जीएसटी से जुड़े 3 विधेयकों सहित 9 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। साथ ही 10 विधेयकों को विचार और पारित कराने के लिए भी एजेंडे में रखा गया है, जबकि 2 विधेयकों को वापस लिए जाने के लिए सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा दोनों सदनों में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। विपक्षी दल विमुद्रीकरण से जनता को हो रही मुश्किलों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। साथ ही 1 रैंक 1 पेंशन, अभिव्यक्ति की आजादी, रेल बजट का आम बजट में विलय, कश्मीर के हालात, भारत पाक संबंध और सीज फायर उल्लंघन के मुद्दों पर भी चर्चा चाहते हैं। वहीं सरकार का कहना है कि वो तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। शीतकालीन सत्र से पहले कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और विपक्ष से सहयोग मांगा। वहीं विपक्ष विमुद्रीकरण समेत कई मुद्दों को सदन में उठाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों समेत सभी दलों के नेता शामिल हुए। सरकार ने संसद की कार्रवाई को सुचारू संचालन के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा और सभी मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए तैयार होने की बात कही। प्रधानमंत्री जी ने सभी पार्टियों से निवेदन किया है, शीतकालीन सत्र का बहस के लिए, चर्चा के लिए पूरा उपयोग करे। विपक्ष ने संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों के बारे में सरकार से चर्चा की। विपक्ष सदन में सर्जिकल स्ट्राइक, कश्मीर, दलितों पर अत्याचार के साथ विमुद्रीकरण का मुद्दा उठाएगा। कांग्रेस नोट बंद करने के मसले पर चर्चा कराने के दौरान इस मामले में गड़बड़ी की जांच कराने की मांग उठाएगी। शायद वो भारत का सबसे बड़ा स्कैम यही निकलेगा और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कैसी इंक्वायरी होगी, कौन करेगा, उसके जब चर्चा होगी पार्लियामेंट के अंदर उस वक्त उसमें हम लोग बताएंगे। ये सिलेक्टिव लीकेज हो गई। कई जगह से रिपोर्ट आ रही है कि 8 तारीख से पहले ही 2000 के नोट उन्होंने निकाल लिए। शीतकालीन सत्र में विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरने की तैयारी में है और नोट बंद किए जाने के फैसले पर सरकार से जवाब मांगेगी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। इधर सर्वदलीय बैठक के पहले विपक्षी दलों ने बैठक करके संसद के भीतर साझा रणनीति पर चर्चा की। कांग्रेस ने अलग से बैठक करके सदन में भीतर उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की। दोनों बैठकों में बड़े नोट बंद किए जाने का मुद्दा छाया रहा। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाने में लगी हैं। मंगलवार को कांग्रेस, वामदल, जेडीयू, आरजेडी समेत कई विपक्षी दलों ने बैठक की। इनमें बड़े नोट बंद करने से पैदा हुए हालात समेत दूसरे मुद्दों पर संसद के भीतर और बाहर सरकार का विरोध करने पर बात हुई। लेकिन ममता बनर्जी के साथ बुधवार को राष्ट्रपति से मिलने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल होने पर दलों की अलग अलग राय है। First very day we need not to have. First we should have a discussion inside the house, inside both the houses of the parliament, and maybe if need be, then we will go to राष्ट्रपति। सारे लोगों को यूनाइटेड ले एक साथ एक्ट करना, पार्लियामेंट हो चाहे बाहर हो,
कल फिर बैठेंगे। जब तक ये ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स आपके पूरे नहीं होते, या अनुमति दीजिए, या ये वाइट ट्रांजैक्शंस जो है और ये सरकारी ट्रांजैक्शंस जो है उसको जो है आप अलाउ करिए। दिल्ली रवाना होने से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कोई दल साथ नहीं आएगा तो वो अपने पार्टी के नेताओं के साथ राष्ट्रपति से मिलेंगी। वहीं संसद के भीतर कांग्रेस की रणनीति को लेकर पार्टी की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक और ओआरओपी के मुद्दे पर भी सरकार को सदन में घेरेगी। कांग्रेस ने नोट बदलने पर स्याही लगाने के सरकार के फैसले की आलोचना की और नोटबंदी को बैंकों का एनपीए खत्म करने की कोशिश बताया। एनपीएज हैं वो लगभग 6 लाख करोड़ हैं। तो ये चाहते क्या हैं कि ये जनता से पैसा लेकर उन उद्योगपतियों की एनपीए खत्म कर दे जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की। वहीं सरकार ने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। The secrecy is the main ingredient of this entire operation. This is a war against corruption and war against black money. That being the case, there is no question of sharing with anybody. सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई सुचारू तरीके से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से बातचीत की और उनका सहयोग मांगा। कांग्रेस और टीएमसी ने दोनों सदनों में बड़े नोट बंद किए जाने के मुद्दे पर चर्चा कराने का नोटिस दिया है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने विमुद्रीकरण के फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि ये बड़ा घोटाला साबित होगा। उन्होंने दावा किया कि इसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस फैसले की पहले से जानकारी पर भी सवाल उठाए और जांच की मांग की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने विमुद्रीकरण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये फैसला बिना तैयारी के जल्दबाजी में लिया गया, जिससे आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। हाल के दिनों में विमुद्रीकरण को लेकर प्रधानमंत्री के बयानों की ओर इशारा करते हुए राहुल गांधी ने कुछ इस अंदाज में प्रतिक्रिया दी। आपने देखा होगा स्पीच में हंसी आ रही थी प्रधानमंत्री को। लोग बाहर लाइन में खड़े हैं, 18-20 लोगों ने की मृत्यु हो गई। पहले प्रधानमंत्री हंस रहे थे, फिर रो रहे हैं। उनको डिसाइड करना चाहिए कि हंसी आ रही है या रोना आ रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार का ये कदम बड़ा घोटाला साबित होगा। साथ ही विजय माल्या और ललित मोदी जैसे लोगों पर कार्रवाई में ढिलाई बरतने का आरोप भी लगाया। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को फैसले की पहले से जानकारी को लेकर भी सवाल उठाए। Mr. Narendra Modi told all his BJP people that this was going to happen in advance. So, as far as I can see, there is potentially a massive scam behind what is going on. As far as taking on black money is concerned, we fully support the government. There are very big players. There is the real estate market. Why is Mr. Narendra Modi not taking action against the biggest players? कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि आम लोगों को परेशानी के मद्देनजर पूरा विपक्ष एकजुट है। उन्होंने सरकार से लोगों की परेशानी कम करने के लिए जल्द से जल्द कारगर कदम उठाने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने नोटों को बंद करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने लोगों की दिक्कतें दूर करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। इस बीच सरकार ने बैंकों में भीड़ कम करने के लिए उंगलियों पर स्याही का निशान लगाने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने नोटों को बंद करने के सरकार के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने लोगों की मुश्किलें कम करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा है। कोर्ट ने जानना चाहा है कि पैसा निकालने की लिमिट क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से ये आदेश दिया है गवर्नमेंट को कि आपने इस डिसीजन को लेते हुए जो इसके वजह हैं, जिन वजहों से आपने डिसीजन लिया और इसको लेकर क्या तैयारी की थी, उन बातों को आप एक एफिडेविट के तहत हमारे सामने लेकर आए। उधर सोमवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार बैठक कर हालात की समीक्षा की। बैठक में तय हुआ कि बैंक आने वाले लोगों की उंगलियों पर स्याही लगाई जाएगी ताकि भीड़ कम हो सके। जनधन खातों में अगर 50,000 रुपए से ज्यादा जमा होंगे तो इसकी जांच होगी। मंदिरों से कहा गया है कि मुनकदी तुरंत बैंकों में जमा करें, जिससे बाजार में छोटे नोट आ सकें।
वहीं जाली नोटों की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया है। Indelible ink will be used to prevent misuse of these facilities, to prevent certain syndicates and certain unscrupulous influential persons from using this facility and by from using innocent people for such multiple types of exchange of cash. उधर एक दिन की छुट्टी के बाद मंगलवार को बैंक और डाकघर खुले तो फिर लंबी कतारें नजर आईं। इसका असर विदेशी सैलानियों पर भी नजर आ रहा है। कई सैलानियों के पास महज 100 के 5 नोट ही बचे हैं। बाकी जो पैसे हैं वो या तो 500 या 1000 के नोट हैं। लिहाजा सैलानी भी बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। We can't pay the normal things because we have now notes for it. We have a shortage of 100 rupee notes and we only can pay by e-card, but not everywhere we can pay by e-card. So that's the problem. इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। उन्होंने कहा कि नेपाल में भी कई लोगों के पास पुराने भारतीय नोट हैं। प्रचंड ने नेपाल में ही पुराने नोट बदलवाने की व्यवस्था कराने की गुजारिश की। प्रधानमंत्री ने प्रचंड को इस समस्या का समाधान निकालने का भरोसा दिया। रविंद्र सिंह शौरान और सोनू कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पुराने नोट बंद होने से ट्रांसपोर्ट पर भी असर पड़ा है। उद्योगों से जुड़े लोगों का कहना है कि अधिकतर ट्रक खड़े हैं। पश्चिम बंगाल ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन के मुताबिक छोटे नोट नहीं होने से माल ढुलाई नहीं हो पा रही है। इनमें सब्जी और फल से लेकर दूसरी चीजें शामिल हैं। ट्रांसपोर्ट का कारोबार पूरी तरह नकदी पर चलता है, इसलिए नकदी नहीं होने से कारोबार ठप है। पुराने नोट बंद होने से कालाहांडी जैसे पिछड़े जिलों में नया संकट पैदा हो गया है। गांव वाले घंटों का सफर करके शहर जाते हैं, लेकिन वहां भी कईयों को मायूसी हाथ लगती है। ये परेशानी रोजमर्रा के जीवन पर भारी पड़ रही है। ओडिशा के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार कालाहांडी गांवों में ना तो बैंक हैं और ना एटीएम। लोग पैदल या साइकिल से लंबा सफर तय करके जिला मुख्यालय भवानीपटना तक आते हैं। यहाँ आकर बैंकों में नकदी की कमी और खराब एटीएम से उन्हें मायूसी हाथ लगती है। यहाँ आसपास में बैंक नहीं है, रास्ता भी 9 किलोमीटर पड़ रहा है यहाँ से भवानीपटना। और जाने में तो दिक्कत है, लंबा लाइन लगो, सुबह से जाओ तो पूरा शाम हो जाता है, इसलिए दिक्कत है। किस तरह का तो पैसा तो 500 और 1000 रुपया में 500 तो बहुत चाहिए, तो 500 में थोड़ा कमी है। तो हमारा गांव में थोड़ा 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर टाउन है, जाने का थोड़ा दिक्कत है और क्या। भवानीपटना से थुआमूल रामपुर कस्बे के 75 किलोमीटर के फासले तक कोई एटीएम या बैंक की शाखा नहीं है। रास्ते में करीब 300 गांव हैं। बुजुर्ग या युवा सब छोटे नोट के लिए मोहताज हैं। कितना किलोमीटर आपका यहाँ से जाना पड़ा? 17 किलोमीटर। लावान सररू भवानीपटना 17 किलोमीटर। बहुत साइकिल में। कालाहांडी के शहरी इलाकों में भी हालात ऐसे ही हैं। बैंकों और एटीएम से नकदी निकालने के लिए घंटों माथापच्ची करनी पड़ती है। मैं आया था, दूर से आया था पैसा एक्सचेंज करने के लिए। यहाँ पर नहीं हो रहा है एक्सचेंज, पैसा नहीं है बोले। मैं फिर दिक्कत से चला जा रहा हूँ। अकाउंट है उसको दे रहे हैं, जिसको अकाउंट नहीं है उसको नहीं दे रहे हैं और क्या। मैं तो 2 घंटे के बाद बैठा हूँ, बट टोटल भवानीपटना भी घूम चुका हूँ। कोई भी एटीएम पे पैसा नहीं है, सिर्फ बैंक पे ही पैसा है। और बैंक का लाइन तो लग नहीं सकते, एटीएम पे बैठे हैं पैसे निकालने के लिए। एटीएम का में पैसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जितना भी एटीएम ना, ज़्यादा से ज़्यादा एटीएम पे पैसे नहीं है। नो कैश बोर्ड लगा के सब लोग बंद कर रखे हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन बैंकों से जुड़े अधिकारी लोगों की शिकायतें दूर करने का दावा कर रहे हैं। We have got 4 chest branches. We are opening them a bit early और सारा so that पब्लिक को टाइम पर मिल जाने के बाद उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन आज भी हम OAP भी बिफोर टाइम हमने चालू कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन। सो पब्लिक का तकलीफ का सारा ख्याल रखा जा रहा है। वी आर ट्राइंग टू रीच ऑल रूरल मासेस एज क्विकली एज पॉसिबल इन ऑल डायरेक्शन। कालाहांडी पिछड़ेपन के लिए सालों से सुर्खियों में रहा है। कमाई का पैसा पाने के लिए भी लोगों को बैंकों में चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। दूर दराज के गांव से कई किलोमीटर चलकर लोग पैसा बदलवाने और पैसा निकलवाने आ रहे हैं। ज्यादातर बैंकों में कैश की कमी है और एटीएम बंद पड़े हैं। अपने ही गाढ़े पसीने की कमाई को हासिल करने के लिए इतना पसीना बहाना पड़ेगा, ये लोगों ने
कभी सोचा नहीं था। कैमरा पर्सन चेतन के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, कालाहांडी, ओडिशा। वहीं जयपुर में मालिक पुराने नोटों में वेतन दे रहे हैं और कर्मचारियों से इसे बदलवा कर काम चलाने को कह रहे हैं। गरीब मजदूर और कर्मचारियों पर इससे दोहरी मार पड़ रही है। जयपुर से हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन की खास रिपोर्ट। जयपुर में ये लोग सुबह से ही कतारों में हैं। इनमें से ज्यादातर कर्मचारी और मजदूर हैं जो पुराने नोट बदलवाने आए हैं। मालिकों ने वेतन पुराने नोटों में दिया है और बदलवाने की जिम्मेदारी इन पर आ गई है। पैसा कहाँ से मिला आपको? सैलरी मिला है, 12 सैलरी मिला है, तो सैलरी आपको पुराना नोट दिया है? हम लोग का ठेकेदार दिया है। आपका पैसा है? हाँ मेरा है। ये आपका पैसा है किसी और के? नहीं, किसी और का नहीं है, काम किया वही पैसा है। इन कर्मचारियों को जल्द ही काम पर भी जाना है। इनका कहना है कि घंटों लाइन में लगने से उनके काम पर भी असर पड़ रहा है। पैसे नहीं चल रहे, पैसे के लिए काम भी नहीं हो रहे, इसलिए पैसे भगाने के लिए मार्केट में जाते हैं तो 500 का 1000 का नोट लेते नहीं है और बोलते हैं ये चलेंगे नहीं। जिस हिसाब से मोदी जी को करना चाहिए तो उसको टाइम देना चाहिए ताकि उन गरीबों को अपने हिसाब से काम हो जाता। बैंक ज्यादा से ज्यादा लोगों के पुराने नोट बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास इतना वक्त भी नहीं है कि वो हर किसी की वास्तविक पहचान को परखें। आम लोगों के लिए यह संकट की घड़ी है और ऐसे में लोग बीच का कोई न कोई रास्ता या जुगाड़ निकाल रहे हैं। जो लोग मालिक हैं वे अपने कर्मचारियों को इस काम में लगा रहे हैं कि वे जाकर उनके नोटों को बदलें या अपने कर्मचारियों को वेतन के रूप में पुराना नोट दे रहे हैं और यह कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वे नया नोट लेकर अपने वेतन की भरपाई करें। और तीसरा काम ये हो रहा है कि शुल्क के रूप में लोगों को लाइन में खड़ा किया जा रहा है ताकि वे नोट बदलें। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ जयपुर से अखिलेश सुमन। तो तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं, जमीनी हकीकत का जायजा लेते हैं हम। अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता हमारे साथ अजमेर से जुड़े हुए हैं, साथ ही सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश से हमारे साथ नवविक्रम सिंह जुड़े हैं। हम दोनों से बातचीत करेंगे। अखिलेश, 8वां दिन है, कहा जा रहा है कि पैसे ज्यादा निकाल पाएंगे, नई नई सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, लेकिन जमीनी हालात अब 8वें दिन आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए प्रीति, जमीनी हालात ये है कि आम आदमी को अपनी गरिमा पर सबसे बड़ा खतरा दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए, ये सुबह 6 बजे से ये लोग लाइन में लगे हुए हैं। इधर पुरुषों की लाइन है, इधर आप कैमरा दिखाइए, ये महिलाओं की लाइन लगी हुई है सुबह से ही। कभी इन लोगों ने इस तरीके से अपने पैसे निकालने के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप समझ सकती है, भले ही या किसी बड़े लोगों का कहना है कि पता नहीं कौन सा काला धन किसके पास है, लेकिन उसका भुगतान, उसका कष्ट इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो एक तरह से समझे कि अब धीरे धीरे लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। पहले तो लोगों में लग रहा था कि उत्साह हो रहा है, कोई नया काम हो रहा है देश में, लेकिन अब जब घर में खाने पीने के संकट उपस्थित होने लगे हैं, उसमें ये एक बार एटीएम में गए, नहीं एटीएम से पैसा निकला, फिर बैंक में गए, बैंक में पैसा नहीं मिला, दिन भर लाइन में खड़े रहे, यह कष्ट लोगों को अब सताने लगा है। लोग सरकार से यह सवाल करने लगे हैं कि हमारा क्या दोष है इसमें? अगर किसी ने काला धन छुपाया है तो उस पर आप जाके उस पर चोट कीजिए, उसको पकड़िए, लेकिन हमारी क्या गलती है जो हमको सुबह से लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है? तो इस तरह के सवाल यानी जिन लोगों में फैसले से खुशी थी, अब इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से हो रहा है उसे लेकर जो परेशानी आ रही है, उसके बाद उन लोगों में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें सामने आ रही है और इस फैसले के बाद नाखुशी दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। अखिलेश, आप कहना चाह रहे हैं। अभी हम सिकंदराबाद चलते हैं, संवाददाता नवविक्रम सिंह वहां से मौजूद है। नवविक्रम, जो गांव और तहसीलों का हाल है हम देख रहे हैं, वहां स्थिति और ज्यादा खराब है। हालांकि पता ये लगता है कि वहां बहुत ज्यादा मुखर होकर लोग बोलते नहीं अपनी दिक्कतों के बारे में। वहां 8वें दिन क्या हालात लग रहे हैं? जी प्रीति, 8वें दिन आज हालात ये हैं, तारीख बदल रही है, दिन बदल रहे हैं, लेकिन लोगों जो बैंक के बाहर की जो कतारें हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। और इसके बाद जो गांव और देहात के इलाके हैं उन्हें बीज लेना है और जो बाकी उनकी दिक्कतें हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, उसमें भी बड़ा मुश्किल हो रही है उनको। जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं, जिनके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है, सबसे ज़्यादा मुसीबत में वो लोग हैं। और लोगों का कहना है कि सरकार अभी कुछ नए इंतज़ाम करने चाहिए, कुछ ऐसे इंतज़ाम करने चाहिए जो रूरल इलाकों में सुविधाएं हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया नवविक्रम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर पर दोनों ही संवाददाताओं के पीछे हम देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें और कमोबेश यही हाल इस समय हर गांव, हर तहसील और
मेट्रो शहरों की बात करें, वहां पे भी कमोबेश हर जगह यही हाल अब 8वें दिन भी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नविक्रम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरकार ने गेहूं और दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। गेहूं के भाव 6.5% से ज्यादा बढ़े हैं, तो जौ की कीमत में भी 8% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। ये इजाफा बोनस राशि समेत है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले हुई इस बैठक में और भी कई फैसले लिए गए। केंद्र सरकार ने गेहूं और अलग अलग दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने दालों और तेल पैदा करने वाली फसलों की खेती को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। एमएसपी बढ़ाए जाने के फैसले के मुताबिक गेहूं का समर्थन मूल्य 100 रुपए बढ़ाया गया है। इसे 1525 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1625 रुपए कर दिया गया है, जबकि जौ का एमएसपी 1225 रुपए से बढ़ाकर 1325 रुपए हो गया है। चना का एमएसपी 3500 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 4000 रुपए कर दिया गया है। एमएसपी बढ़ने के बाद मसूर का भाव भी 3400 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 3950 रुपए हो जाएगा। तिलहन फसल सरसों की कीमत को 3350 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3700 रुपए किया गया है। सरकार खाद्य पदार्थों के मामले में आयात पर निर्भरता को घटाना चाहती है। इस मकसद से किसानों के एमएसपी को बढ़ाया गया है। कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा कई दूसरे अहम फैसले भी लिए गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कैबिनेट में स्टेट्स कम प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कमेटी को नदियों के जोड़ने के लिए इजाजत दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर शिकंजा कस गया है। सरकार ने नाइक की संस्था पर बैन लगाने का फैसला किया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया। प्रतिबंध के मामले में गृह मंत्रालय जल्द ही अधिसूचना जारी करेगा। धर्म प्रचारक जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत 5 साल की पाबंदी लगा दी गई है। मंगलवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। मुंबई स्थित नाइक की संस्था IRF पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। उधर नाइक के वकील का कहना है कि अभी तक इस बारे में उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने सभी आरोपों को गलत और बेबुनियाद करार दिया। बैनिंग IRF अंडर द UAPA इज टोटली अनजस्टिफाइड और ये जो है ड्रैकोनियन प्रोविजंस का एक बहुत बड़ा मिसयूज है। और ये जो अगर बैन आता भी है तो इसको जो है हम लोग ट्राइब्यूनल के सामने हमारे सारे मुद्दे रखेंगे और इसको जो है हमें पूरी उम्मीद है कि ट्राइब्यूनल जो है इस बैन को जो है कैंसिल करेगी। गृह मंत्रालय का कहना है कि जल्द ही औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। नाइक पर अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी चैनल पीस टीवी से कथित तौर पर रिश्ते रखने और मदद करने का आरोप है। पीस टीवी पर भी आतंकवाद का प्रचार प्रसार करने का आरोप है। नाइक पर भड़काऊ भाषण देने का भी आरोप है, जिस पर महाराष्ट्र पुलिस ने उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पंजाब सरकार ने सतलुज यमुना लिंक नहर के लिए जमीनों के अधिग्रहण से जुड़ी अधिसूचना को रद्द करने का फैसला किया है। मंगलवार को पंजाब कैबिनेट में इस फैसले को मंजूरी दी। वहीं दूसरी तरफ इस फैसले पर सवाल खड़ा करते हुए कांग्रेस ने एतराज जताया है। कांग्रेस का कहना है कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रही है। सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा में राजनीति गर्माती जा रही है। मंगलवार को पंजाब सरकार ने सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीनों से जुड़ी अधिसूचना को रद्द करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया। SVL लैंड प्रोजेक्ट के लिए जो एक्वायर की गई थी वो दोबारा उनको वापस की जा रही है। कैबिनेट के आज के फैसले के तहत उसको डी नोटिफाई करके जो भी जमीन पंजाब सरकार में इन्वेस्ट कर रही है SVL प्रोजेक्ट की वो वापस किसानों को जो है कर दी। इस फैसले पर हरियाणा सरकार ने ऐतराज जताया है। राज्य सरकार के महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब सरकार को जमीन लौटाने का अधिकार नहीं है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इस मुद्दे पर समर्थन का भरोसा दिलाया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सतलुज यमुना लिंक का काम पूरा होने तक पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की मांग की है। कोई बिल ऐसा जो हरियाणा के हितों को ठेस पहुंचाता है उसका गवर्नर को कहें कि उसको असेंट ना करें और उसके खिलाफ कार्रवाई करें
और सब दलीय राजनीति से ऊपर उठकर एक होकर हरियाणा के हित की लड़ाई लड़ें। हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। पंजाब में बादल सरकार की तरफ से बुलाए गए विशेष सत्र को लेकर भी कांग्रेस ने विरोध जताया है। विशेष सत्र से दूरी बनाते हुए कांग्रेस ने कहा कि इसके लिए कई एजेंडे नहीं हैं और न ही किसी सदस्य को बताया गया है कि सरकार क्या करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर जल्द ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महंगाई दर में आई गिरावट ने उद्योग जगत की रिजर्व बैंक से उम्मीदें बढ़ा दी हैं। कारोबारियों की मांग है कि दिसंबर में होने वाली मौद्रिक समीक्षा की बैठक में ब्याज दरों को घटाया जाना चाहिए। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में खुदरा और थोक महंगाई दोनों में ही कमी दर्ज की गई है। रिजर्व बैंक की अगले महीने होने वाली मौद्रिक समीक्षा बैठक में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है, क्योंकि अक्टूबर महीने में खुदरा और थोक महंगाई में कमी आई है। ये गिरावट खाने पीने की वस्तुओं के दामों में आई कमी के चलते दर्ज की गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में घटकर 14 महीने के न्यूनतम स्तर पर रही। सितंबर में 4.39% पर रही खुदरा महंगाई अक्टूबर में 4.20% पर आ गई। वहीं थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित थोक महंगाई दर लगातार दूसरे महीने कम हुई है। अक्टूबर में ये 3.39% रही, जबकि सितंबर में 3.57% रही थी। अगस्त में यह आंकड़ा 3.74% से बढ़कर 3.85% हो गया था। अक्टूबर में महंगाई दर भले ही निचले स्तर पर आ गई है, लेकिन दालों के भाव अब भी ऊपर हैं। इस दौरान दालों की महंगाई दर 21.80% थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अगुवाई वाली मौद्रिक समिति ने पिछले महीने नीतिगत दरों को 25 आधार अंक घटाकर 6.25% कर दिया था। इस बार उद्योग मंडल फिक्की ने भी निवेशकों और उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत करने के लिए ब्याज दरों में कटौती की मांग की है। केंद्रीय बैंक की अगली मौद्रिक समीक्षा 7 दिसंबर को होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इराकी सुरक्षा बलों ने मोसुल के 1/3 हिस्से पर कब्जे का दावा किया है। इराक के गृह मंत्री ने इसकी जानकारी दी। सेना का शहर को पूरी तरह से IS आतंकियों से मुक्त कराने के लिए अभियान तेजी से चल रहा है। मोसुल इस शहर से आतंकियों को खदेड़ने के लिए पिछले 4 हफ्ते में अमेरिकी गठबंधन की मदद से इराकी और कुर्द बल सैन्य अभियान चला रहे हैं। इराक में मोसुल IS का सबसे बड़ा अंतिम गढ़ है। गौरतलब है कि इराकी सेना और कुर्द बलों ने 17 अक्टूबर को IS के खिलाफ सबसे बड़ा सैन्य अभियान छेड़ा था। इसमें उन्हें अमेरिकी गठबंधन के हवाई हमलों से आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। हालांकि वो अभी तक उत्तरी और दक्षिणी तरफ से शहर में घुस नहीं पाए हैं। उन्हें सिर्फ पूर्वी छोर से ही सफलता मिली है। और अब आखिर में हेडलाइंस। शीतकालीन सत्र आज से। GST समेत 9 नए विधेयक होंगे पेश। प्रधानमंत्री की सभी दलों से सहयोग की अपील। नोटबंदी पर विपक्ष एकजुट। राहुल गांधी का केंद्र पर बिना सोचे समझे फैसला लेने का आरोप। राष्ट्रपति से आज मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी। आठवें दिन भी बैंक और ATM के बाहर लगी लंबी कतारें। नोटबंदी से सामानों की आवाजाही पर भी असर। ग्रामीण इलाकों में अब भी कैश की कमी। जाकिर नाइक की संस्था पर 5 साल की पाबंदी। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। आतंकवाद विरोध कानून के तहत कार्रवाई। पंजाब सरकार ने रद्द की सतलुज यमुना लिंक नहर के लिए जमीनों के अधिग्रहण की अधिसूचना। राज्य विधानसभा का विशेष सत्र आज। कांग्रेस का सत्र में शामिल नहीं होने का फैसला। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।